Good morning, everybody. Have a nice day. Welcome back to APS ऑनलाइन क्लासेस। हमने आपको पिछली कक्षा में चैप्टर नंबर 3 के 2 टॉपिक्स पढ़ाए थे। सबसे पहला पॉइंट था हमारा टीचिंग पॉइंट था परागण, पॉलिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। हमने आपको बताया था कि पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण के हमने आपको बताया था प्रकार। परागण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण पर हमने आपको बताया कि स्वपरागण जो होता है 2 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, और दूसरा बताया था हमने आपको सजात पुष्पी परागण। स्वपरागण में हमने आपको बताया कि स्वपरागण के अनुकूलन के लिए या स्वपरागण वाले पादपों में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो स्वपरागण के लिए पौधा द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए। दूसरा आपको हमने बताया स्वपरागण के लिए पादपों में अनुन्मिलितता का गुण होना चाहिए, और तीसरा हमने आपको बताया समकाल्पक होता। इसी तरीके से परपरागण में हमने आपको बताया था कि परपरागण में पुष्प या पौधा एकलिंगी होना चाहिए। दूसरा आपको बताया हमने स्वबंधता होनी चाहिए। तीसरा आपको बताया था भिन्न कालपक्वता होती है। चौथा आपको बताया था अवरुद्ध परागण था, और चौथा आपको बताया था विषमवर्तिकात्व। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो परपरागण की विधियों पर हम बात करेंगे, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर? देखिए, आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन पर हम क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, आपको बता दें कि परपरागण में परागकणों का जो स्थानांतरण होता है, परागकणों का जो स्थानांतरण होता है वो मादा की वर्तिकाग्र पर होता है। परंतु उन परागकणों का स्थानांतरण करने के लिए कुछ बाह्य साधनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। या हम कह सकते हैं कि परपरागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों की निर्भरता होती है। बाह्य साधनों की निर्भरता का अर्थ है कि वहां पे कोई न कोई ऐसा माध्यम होता है जो उन परागकणों को मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए, बाह्य साधन जो होते हैं वो जैविक हो सकते हैं, ठीक है। बाह्य साधन जो परागकणों को पहुंचाते हैं तो वो जैविक भी हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं? अजैविक हो सकते हैं। जैविक साधन हो सकते हैं या अजैविक साधन हो सकते हैं। देखिए, बाह्य साधनों के आधार पर परपरागण के प्रकार। बाह्य साधन के आधार पर परपरागण के प्रकार। देखिए, बाह्य साधन कौन से हैं? बाह्य साधनों के आधार पर परपरागण के प्रकार। परपरागण के प्रकार। देखिए, बाह्य साधनों के आधार पर परपरागण जो होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
सबसे पहला अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा जैविक और दूसरा कौन सा कहलाता है अजैविक। पहला होता है जैविक और दूसरा कौन सा होता है अजैविक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक पर। देखिए, जैविक का अर्थ होता है जीव, अर्थात किसी जीव के द्वारा पराग कणों को मादा की वर्ती काग्र पर क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, जैविक। किसी भी जीव के माध्यम से पराग कणों को मादा की वर्ती काग्र पर क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, जैविक। और जैविक जो होता है, लेकिन कौन कौन से जीव होते हैं जो पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कीट होते हैं। कीटों के द्वारा भी पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा भी पराग कणों को वर्ती काग्र पर क्या है, पहुंचाया जा सकता है। तीसरा जो प्रकार का होता है वो है चमगादड़ के द्वारा परागण, यानी कि चमगादड़ एक जंतु होता है, जीव होता है, उसके द्वारा भी पराग कणों को मादा के वर्ती काग्र तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अजैविक क्या है, एक का अर्थ होता है नहीं, जीव का अर्थ होता है जीव, अर्थात जिसके अंदर निर्जीव, अर्थात कुछ ऐसे निर्जीव घटक होते हैं जो पराग कणों को, ठीक है, मादा की वर्ती काग्र पर क्या है, पहुंचा। निर्जीव घटक यहाँ पर दो कार्य करते हैं, एक वायु के द्वारा, वायु के माध्यम से पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, पहुंचाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है, वो है वायु परागण। और दूसरा जो परागण है उस पर हम बात करते हैं, वो है जल परागण, यानी कि जल के द्वारा भी पराग कणों को, जल के द्वारा भी पराग कणों को मादा की वर्ती काग्र पर स्थानांतरित किया जाता है। और जल के द्वारा जब परागकण, यानी कि परागकणों का स्थानांतरण जब जल के द्वारा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जल परागण कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कीट परागण क्या है। ठीक है, देखिए कीट परागण पे हम बात करते हैं। आपको पता है कि जब परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, कीटों के द्वारा। परागकणों का स्थानांतरण जब किसके द्वारा हो, परागकणों का स्थानांतरण, ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण कहां हो रहा है, मादा की वर्ती काग्र पर हो रहा है। ठीक है, और परागकणों का स्थानांतरण जब मादा की वर्ती काग्र पर हो तो वो किसके द्वारा हो रहा है, इनका स्थानांतरण कीटों के द्वारा हो रहा है। कीट उन परागकणों को वर्ती काग्र तक पहुंचा रहे हैं तो उसे कहा जाता है कीट परागण कहा जाता है। कौन सा परागण कहा जाता है, कीट परागण। अर्थात वे पादप जिनमें परागण की क्रिया, वे पादप जिनमें परागण की क्रिया विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा, ठीक है, वे पादप जिनमें परागण की क्रिया विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा पूर्ण हो। अब विभिन्न प्रकार के कीट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे तितली है, बीटल्स होते हैं, पतंगे होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के कीट है। और ये कीट क्या करते हैं कि परागकणों को, ठीक है, परागकणों को क्या करते हैं, विभिन्न, यानी कि इन परागकणों को वर्ती काग्र तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वे पादप जिनमें परागण की क्रिया विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा हो या कीटों के द्वारा पूर्ण होती है, उसे क्या कहा जाता है, कीट परागण कहा जाता है।
आपको बता दें 80% कीट परागण जो किया जाता है, 80% जो कीटों का परागण किया जाता है, या 80% जो पादपों में परागण की क्रिया होती है, ठीक है, 80% जो परागण की क्रिया होती है वो कीटों से होती है, और कीटों में भी मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है, मधुमक्खी के द्वारा होती है। अर्थात 80% कीट परागण किसके द्वारा होता है, 80% कीट परागण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। मधुमक्खियों के द्वारा 80% क्या होता है, कीट परागण होता है। देखिए हम बात करते हैं कीट परागण करने वाले, ठीक है, कीट परागण करने वाले या कीट परागित पादपों के पुष्पों की विशेषताओं पे बात करते हैं। कीट परागित पुष्पों की विशेषता अर्थात उन पादपों में कीटों के द्वारा ही परागण क्यों होता है, ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं उन पादपों के अंदर कि उनमें कीटों के जरिए क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। इसलिए हम बोलते हैं कीट परागित पादपों के पुष्पों की विशेषता। कीट परागित पादपों के पुष्पों की विशेषता। कीट परागित पादपों के पुष्पों की विशेषता। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कीट परागित जो पादप होते हैं उनके पुष्प जो होते हैं वो बहुत अधिक क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, यानी कि उनके पुष्प कैसे होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, ठीक है, पुष्प कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं। फ्लावर इज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, इन सच टाइप ऑफ प्लांट विच इज पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो पहला पॉइंट आपको पता लग गया, पुष्प कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं। दूसरा, पुष्प कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है, ऐसे पुष्प कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, साइनेबल होते हैं। साइनेबल का अर्थ होता है चमकदार होता है। तीसरी बात है कि वो पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, जिन पादपों में कीटों द्वारा परागण होता है उन पुष्पों की खास विशेषता है कि वो पुष्प कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, कलरफुल प्रकार के होते हैं, यानी कि रंगीन होते हैं। देखिए उन पुष्पों में से एक विशेष प्रकार की क्या आती है, गंध आती है, तो वो कैसे होते हैं, गंध युक्त होते हैं, ठीक है, स्मेलफुल होते हैं, गंध युक्त होते हैं। और सबसे अंतिम बात है कि उनमें क्या पाया जाता है, मकरंद पाया जाता है, क्योंकि कीट जो होते हैं वो अपना पोषण जो है वो इन मकरंद के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मकरंद का उन पुष्पों में से क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। अर्थात कीट परागण करने वाले पादपों के पुष्प आकर्षक होते हैं, चमकदार होते हैं, रंगीन होते हैं, गंध युक्त होते हैं, और कैसे होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, मकरंद युक्त। देखिए सरसों का जो पौधा होता है उसमें कीटों के द्वारा क्या होता है, यानी कि सरसों के पौधे के पुष्पों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है। साल्विया का जो पौधा होता है, साल्विया के पौधे में जो परागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, तुक मलंगा। देखिए साल्विया का दूसरा नाम होता है तुक मलंगा के नाम से उसे जाना जाता है, साल्विया। और साल्विया के अंदर परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है। ये साल्विया जो है वो आपके प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है, 12th प्रैक्टिकल कि साल्विया के पुष्प में परागण के अनुकूलन का अध्ययन करना। साल्विया के पुष्प में परागण की क्रिया के अनुकूलन का क्या करना, अध्ययन करना। तो साल्विया जो होता है उसको तुक मलंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए आक का पौधा होता है, कैलोटोपिस के नाम से जानते हैं, इसमें भी कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। आक के पौधे में भी कीटों के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। बात करते हैं आर्किड्स का जो पौधा होता है उस आर्किड्स के पौधे के अंदर भी
आर्किड्स का जो पौधा होता है, उस आर्किड्स के पौधे के अंदर भी क्या होता है, परागण की क्रिया कौन किसके जरिए होता है, कीटों के जरिए होता है। अब कैसे होती है उस पर हम बात करते हैं। हाउ टू इंसेक्ट पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, ठीक है, यानी कि पादपों में कीट परागण कैसे होता है। देखिए विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं वो कलरफुल जो पुष्प होते हैं उनकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उन पुष्पों में गंध आती है, उनमें मकरंद की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो गंध और मकरंद और रंगीन युक्त होने के कारण वो कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं। देखिए कीट जो होते हैं वो नर पुष्प पे, ठीक है, नर पुष्प पर बैठ करके क्या करते हैं, मकरंद का अवशोषण करते हैं। इस दौरान उन कीटों के जो पंख होते हैं उन पंखों पर, ठीक है, क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। बाई चांस वही कीट जब किसी मादा पुष्प के ऊपर बैठ जाता है और वहां पे जब कोई कीट अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, मकरंद को ग्रहण करने के लिए वो किसी मादा पुष्प पर बैठ जाता है, तो मादा पुष्प क्या काम करता है कि जो कीट के पंखों पर लगे हुए जो परागकण होते हैं उन परागकणों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है वो ग्रहण कर लेते हैं। और इस तरीके से परागकण जो होते हैं वो कहां पर पहुंच जाते हैं, मादा की वर्तिकाग्र पर कीटों के जरिए या कीटों के माध्यम से क्या है पहुंच जाते हैं। ये क्या कहलाता है, कीट परागण की क्रिया। देखिए कीट परागण के पश्चात हम बात कर रहे हैं पक्षियों के द्वारा परागण पर। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पक्षियों के द्वारा परागण कैसे होता है। हाउ टू बर्ड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट, पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण कैसे होता है। देखिए जब परागकण जो होते हैं उनका स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण जब वर्तिकाग्र पर पक्षियों के माध्यम से हो, परागकणों का स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण। और परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा है, पक्षियों के द्वारा हो, ठीक है। पक्षी जो है वो परागकणों को लेकर के कहां पर पहुंचा देते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं। किस पहुंचा देते हैं, वर्तिकाग्र। तो जब परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर पक्षियों के माध्यम से हो तो उसे क्या कहा जाता है, पक्षी परागण कहते हैं। यहां मैं आपको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वे पादप जिनमें परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा क्या होती है, पूर्ण होती है। वे पादप जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है, पक्षियों के द्वारा क्या होती है, पूर्ण होती है। आपको मैं बता देता हूं उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पादप होते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, पक्षियों के द्वारा होती है। अगर इन पादपों के पुष्प के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दूं इन पादपों के जो पुष्प होते हैं उनका आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे मैं आपको बता दूं तंबाकू का एक पौधा होता है और इस तंबाकू का जो पुष्प होता है, तंबाकू का जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, नलिकाकार होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नलिकाकार। तंबाकू का जो पुष्प होता है वो नली के आकार का होता है। किस प्रकार का होता है, नली के आकार का होता है। किसका पुष्प होता है, तंबाकू का पुष्प। और इस पुष्प में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, पक्षियों के द्वारा होती है, ठीक है। देखिए बोतल ब्रुश एक पादप होता है जिसको कैली स्ट्रीमोन के नाम से जाना जाता है, कैली
स्टिग्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये बोतल ब्रुश का पुष्प जो होता है ये कैसा होता है, प्याले के आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है। कैसे आकार का पाया जाता है, प्याले के आकार की संरचना के रूप में। इस तरीके से प्याले के आकार की संरचना में ये बोतल ब्रुश का क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। तंबाकू का जो पुष्प होता है वो इस तरीके से एक नली के आकार की संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एरिकेसी कुल के बहुत सारे पादप होते हैं, एरिकेसी कुल के पादप होते हैं, और एरिकेसी कुल के जो पादप होते हैं उनका जो पुष्प होता है वो किस आकार का होता है, घड़े के आकार का होता है। घड़े को बोला जाता है कुंभाकार संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, कुंभाकार संरचना के रूप में क्या है, पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये पुष्प नलिकाकार हो सकते हैं, प्याले नुमा हो सकते हैं, कुंभाकार, यानी कि जिन पादपों में परागण की क्रिया पक्षियों के माध्यम से होती है उन पादपों के पुष्प नलिकाकार हो सकते हैं, प्याले नुमा हो सकते हैं, या फिर कैसे होते हैं, कुंभाकार होते हैं। आपको मैं बता दूं इन पादपों में, कौन से पादपों में, जैसे तंबाकू का पौधा है, बोतल ब्रुश का पौधा है, एरिकेसी का पौधा है, इन पादपों में पक्षियों के माध्यम से ही परागण क्यों होता है, क्योंकि इनके पुष्प भी कैसे होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, ठीक है, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। जब कोई भी क्या है पक्षी इन पौधे के ऊपर क्या है बैठता है, जब कोई भी पक्षी इन पादपों के ऊपर क्या है मकरंद को अवशोषित करता है या अवशोषित करने के लिए इन पादपों पर क्या है बैठता है, ठीक है, कोई भी पक्षी जब इन पादपों पर, कौन कौन से पादपों पर, जैसे तंबाकू का नाम बताया मैंने, बोतल ब्रुश का बताया, एरिकेसी कुल के पादप बताया, ठीक है। अब मैं जैसे आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देके बता रहा हूं, जैसे सैमल का पौधा है, बिगोनिया का पौधा है, फिलास का पौधा है, ठीक है, या आपको बता दें नेक्टेरिना, नेक्टेरिना का पौधा है। देखिए सैमल का पौधा हो सकता है, फिलास का पौधा हो सकता है, बिगोनिया का पौधा हो सकता है, बिगोनिया, ठीक है, नेक्टेरिना का पौधा हो सकता है, शक्करखोरा का हो सकता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पादप होते हैं, और इन पादपों में क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। तो इन सभी पादपों के जो पुष्प होते हैं, इन पुष्पों पर आकर के पक्षी जो होते हैं वो मकरंद को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। जब पक्षी यहाँ पर आकर के मकरंद को अवशोषित करते हैं तो उनकी जो चोंच होती है और पंख होते हैं, चोंच और पंखों से परागकण क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसके बाद वे पक्षी किसी अन्य दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठते हैं, ठीक है। तो वो पुष्प क्या करते हैं, उन परागकणों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, या क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इस प्रकार से उन पादपों में क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। कैसे होती है परागण की क्रिया, मैंने आपको बता दिया कि इन सभी पादप, जो ऐसे मैंने बोला सैमल का हो सकता है, फिलास का हो सकता है, बिगोनिया का हो सकता है, नेक्टेरिना का हो सकता है, तंबाकू का हो सकता है, बोतल ब्रुश का हो सकता है, या एरिकेसी कुल का कोई भी पौधा हो सकता है। तो इन सभी पादपों के अंदर क्या है, जो पक्षी होते हैं वो मकरंद को अवशोषित करते हैं, और मकरंद को जब अवशोषित करते हैं तो इस दौरान उनकी जो चोंच होती है पक्षियों की और पंख होते हैं उनसे क्या है, परागकण चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो पक्षी किसी बाई चांस किसी मादा पुष्प पर जाकर के बैठते हैं तो बैठने पर वो मादा पुष्प जो पक्षियों के पंखों से और चोंच से चिपके हुई क्या है, परागकण होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और वहां पर परागण की क्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पक्षियों के अंदर क्या होता है, परागण की क्या होती है, क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया पक्षियों के द्वारा होती है। तो पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है वो सैमल है, फिलास है, बिगोनिया है, नेक्टेरिना है, तंबाकू का है, बोतल ब्रुश है, या एरिकेसी कुल के पादप हैं। इन सभी पादपों में पक्षियों के माध्यम से क्या होता है,
परागण की क्या होती है, क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है। देखिए अब हम बात करते हैं चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ परागण पर हम बात कर रहे हैं कि चमगादड़ों के द्वारा परागण किस तरीके से होता है, ठीक है। देखिए चमगादड़ के द्वारा परागण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चमगादड़ों द्वारा परागण, चमगादड़ परागण या चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया पर अध्ययन करने जा। देखिए चमगादड़ों के द्वारा परागण की क्रिया कैसे होती है आपको बता दूं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है, चमगादड़ के द्वारा होता है। चमगादड़ क्या है, एक जीव है, ठीक है। ये जीव क्या है, एक प्रकार का बाह्य साधन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पर परागण में परागकण जो होते हैं उनके स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है, और वो बाह्य साधन जैविक भी हो सकते हैं और अजैविक भी क्या है, हो सकते हैं। तो चमगादड़ के बारे में आपको समझ आ गया कि चमगादड़ ऐसे पादप जिनमें, ध्यान सुनना, ऐसे पादप जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, चमगादड़ के द्वारा होती है, उसे क्या कहा जाता है, चमगादड़ परागण के नाम से जानते हैं। देखिए चमगादड़ जो जंतु होता है वो एक रात्रिचर प्राणी होता है, एक निशाचर प्राणी होता है। और ये निशाचर प्राणी जो होता है वो रात्रि के दौरान क्या होता है, अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए या भोजन की तलाश में क्या है, रात्रि के दौरान ये क्या करता है, विचरता है। तो भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ पौधे के पुष्प होते हैं, वहां से क्या है, ये मकरंद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या फिर क्या है, कुछ कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, उनको क्या है, ये भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए रात्रि के दौरान क्या करते हैं, विचरण करते हैं। तो इस दौरान कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके पुष्प रात्रि के दौरान तो खुलते हैं, परंतु दिन के समय में वो पुष्प कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प दिन में नहीं खिलते, केवल रात्रि में खिलते हैं, दिन के समय में क्या है, उनके पुष्प कैसे होते हैं, बंद रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पादपों में परागण की जो क्रिया होती है वो किसके जरिए होती है, चमगादड़ के जरिए होती है। रात्रि में चमगादड़ अपने पोषण के लिए निकलता है, और रात्रि के दौरान ही कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्प क्या होते हैं, खिलते हैं। और जब पुष्प खिलते हैं तो ये चमगादड़ जाकर के उन पुष्पों के ऊपर क्या है, बैठ जाते हैं। पुष्पों पर बैठ करके वहां से मकरंद का क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। उन पुष्पों पर जो उपस्थित परागकण होता है वो परागकण इनके पंखों से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। बाई चांस जैसे ही ये चमगादड़ जो होता है वो किसी मादा पुष्प के ऊपर जाकर के बैठता है, तो चमगादड़ के पंखों पर लगे हुए परागकण जो होते हैं उनको मादा पुष्प क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। मादा पुष्प उन परागकणों को ग्रहण करने के पश्चात उनमें क्या है, परागकणों के अंकुरण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और इस तरीके से उन पादपों में परागण की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। आपको हम बता दें कि चमगादड़ जो होता है उसके अंदर जो परागण होता है, चमगादड़ जो होता है उनके द्वारा परागण कौन कौन से पौधों में होता है। देखिए कदम्ब का पौधा होता है, कदम्ब का पौधा होता है, ठीक है। इस पौधे के पुष्प रात्रि के दौरान खुलते हैं, और रात्रि में ही इन पुष्पों से मकरंद का अवशोषण करने के लिए चमगादड़ जो होते हैं वो यहाँ पर इन पौधों के पुष्पों पर आकर के बैठते हैं और क्या है, परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। कदम्ब है, कचनार है, कचनार का पौधा होता है, इसके पुष्प भी रात्रि के दौरान ही खुलते हैं। गोरख इमली है, गोरख इमली, गोरख इमली, और आपको बता दें बालम खीर, बालम खीर, कदम्ब, कचनार, गोरख इमली और बालम खीर, ये चार पौधे के नाम मैंने आपको बताया। इन चारों पौधे के पुष्प रात्रि में खुलते हैं, दिन के समय में नहीं खुलते हैं। और रात्रि के समय में ही चमगादड़ विचरण करता है। वो पुष्प, ये चमगादड़ जो होते हैं वो इन पादपों के नर पुष्पों पर बैठते हैं, वहां से परागकण जो होते हैं वो चमगादड़ के पंखों पर चिपक जाते हैं। जैसे ही
चमगादड़ किसी मादा पुष्प पर बैठता है तो मादा पुष्प क्या करता है कि चमगादड़ के पंखों पर लगे हुए जो परागकण होते हैं उनको ग्रहण कर लेता है और उनमें वहां पर परागण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात वहां पे परागकणों का अंकुरण की क्रिया वर्तिकाग्र पर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से ये क्या है, आपको हमने बाह्य साधन बता दिए। हम आपको डायरेक्ट भी ये बोल सकते हैं कि बाह्य साधनों के आधार पर परागण के प्रकार और बाह्य साधनों के आधार पर परागण मेजरली आपकी बुकों के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा गया है। कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ों के द्वारा, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। वायु और जल जो होते हैं वो अजैविक होते हैं और कीट, पक्षी और चमगादड़ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैविक होते हैं। देखिए हमने जैविक पर चर्चा कर ली है, यानी कि चमगादड़, ठीक है, पक्षी और कीटों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वायु परागण पर। देखिए वायु परागण क्या है। वायु परागण पर हम बात करते हैं। वायु परागण एनिमोडिफिली। देखिए वायु परागण क्या है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, वायु के माध्यम से होती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है, वायु के द्वारा होती है। किसके जरिए होती है, वायु के जरिए होती है। जब पराग कणों का स्थानांतरण, ठीक है, जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा हो। पराग कणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, तो उसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। हमने वायु परागण की 2 परिभाषा दी। जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा हो तो वो वायु परागण कहलाता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे पादप जिनमें परागण की क्रिया किसके माध्यम से होती है, वायु के माध्यम से क्या है, पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। ठीक है, देखिए वायु परागित होने वाले पौधे जो होते हैं, वायु के द्वारा परागित होने वाले जो पौधे होते हैं, उन पौधों के पराग कणों की हम क्या बता रहे हैं, विशेषता। ठीक है, देखिए वायु परागित होने वाले पादप के पुष्प व पराग कणों की विशेषता। हम यहाँ पे 2 बातें करने जा रहे हैं। वायु परागित होने वाले पादप के पुष्पों की विशेषता और पराग कणों की विशेषता पे बात कर रहे हैं। पहले हम पुष्प की बात कर लेते हैं कि पुष्प की क्या विशेषता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोप्लॉइडी प्लांट्स, ठीक है, या वायु परागित होने वाले पादपों के पुष्पों के लक्षण। देखिए इनके पुष्प बड़े ही क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, नंबर 1 बात। दूसरा है इनके पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनेबल होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। इनके पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और चौथी बात है, इनके द्वारा पराग कणों का उत्पादन कैसे होता है, अधिक होता है। इनके द्वारा पराग कणों का उत्पादन कैसे होता है, अधिक होता है। पराग कणों का उत्पादन कैसे होता है, अधिक होता है। पुष्प बड़े आकर्षक होते हैं, चमकदार होते हैं, रंगीन होते हैं। पराग कणों का उत्पादन कैसे होता है, अधिक मात्रा में होता है। और सबसे अंतिम बात है कि इनके पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं, मकरंद युक्त।
तो वायु परागित होने वाले पादपों के पुष्पों की विशेषता हो गई, पुष्प आकर्षक होता है, चमकदार होता है, रंगीन होता है, परागकण जो होते हैं वो परागकणों का जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है, और कैसा होता है, मकरंद युक्त होता है। अब परागकणों की विशेषता की मैं अगर बात करूं, देखिए तो परागकणों की क्या विशेषता है ये देखिए। परागकण जो होते हैं वो नंबर एक, ध्यान से सुनना, इनके जो परागकण होते हैं वो आकार में ऐसे होते हैं, यानी कि परागकण आकार में कैसे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। और इनका ये कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, तो इनका वजन जो होता है वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए ये लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं। और तीसरी बात हम कर रहे हैं कि इनके परागकण जो होते हैं, अगर आप इनको टच करके देखेंगे तो बड़े ही क्या होते हैं, चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं। परागकण कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। परागकण छोटे होते हैं, परागकण हल्के होते हैं, परागकण कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। देखिए परागकण जो होते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। ड्राई का मतलब बिल्कुल शुष्क होते हैं। परागकण कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है, तो ये परागकणों की विशेषता आपको समझना चाहिए कि वायु परागित होने वाले पादपों के जो परागकण होते हैं वो परागकण आकार में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, और किस प्रकार के होते हैं, शुष्क होते हैं। ठीक है, अब वायु परागण होता कैसे, इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वायु परागण कैसे होता है उस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए वायु परागण को समझाने के लिए हम यहाँ पे दो डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये दो पादप हैं, आपको पता है कुछ पादप कैसे होता है, एक लिंगी होते हैं। इस पादप में ये नरजन्नांग है। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर नरजन्नांग है। और इस पादप के अंदर ये क्या है आपका, इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इनका क्या बना दिया है, मादा जन्नांग बना दिया है। ठीक है, इस तरीके से यह क्या बन गया है, मादा जन्नांग बन गया। जैसे ही वायु का प्रवाह इधर से इधर होगा, ठीक है, तो ये नर पुष्प जो होंगे उनसे परागकण कहां पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, या वायु का प्रवाह इधर से उधर हुआ तो तब भी क्या होगा कि नर पराग यानी कि नर पुष्प जो होगा उसके परागकण कहां पर स्थानांतरित हो जाएंगे, वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। अर्थात जब वायु का जब प्रवाह होगा, वायु के प्रवाह होने पर नर पुष्प जो होते हैं उन नर पुष्प के परागकण मादा की वर्तिकाग्र पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वायु परागण की क्रिया पादपों के अंदर होती है। क्या होती है, वायु परागण की क्रिया होती है। आपको कुछ बता देता हूं कि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें वायु परागण के लिए क्या पाए जाते हैं, कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। वायु परागण करने वाले कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, such plant which have some adaptations। ठीक है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन होता है। और कौन से पादपों में, जिनमें क्या होता है, वायु परागण की क्रिया होती है। अर्थात वायु परागण करने वाले पादपों में अनुकूलन पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दो उदाहरण दे रहे हैं कि वायु परागण करने वाले पादपों में अनुकूलन के बारे में। और वायु परागण करने वाले पादपों में दो प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे घास का पौधा है, ठीक है, और घास के पौधे की एक खास बात आपको मैं बता दूं, घास के पौधे की जो वर्तिकाग्र होती है, घास के पौधे की जो वर्तिकाग्र होती है वो कैसी होती है, रोमिल होती है। ये उसके अंदर एक अनुकूलन होता है। रोमिल न बोले तो इसको पक्षाम भी बोल सकते हैं। घास के पौधे की वर्तिकाग्र रोमिल होती है या क्या होती है, पक्षाम्बी प्रकार की होती है।
अगर हम बात कर रहे हैं टाइफा का पौधा होता है, टाइफा के पौधे की जो वर्तिकाग्र होती है, टाइफा के पौधे की जो वर्तिकाग्र होती है वो किस प्रकार की होती है? ब्रुश के समान होती है, ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है, ब्रुश के समान संरचना के रूप में क्या है? पाई जाती है। तो ये टाइफा के पौधे की वर्तिकाग्र का क्या है? एक अनुकूलन है, ठीक है। तो वायु परागण करने वाले कुछ पादपों में क्या पाए जाते हैं? अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे घास की वर्तिका कैसी होती है? रोमिल होती है, अपक्षांगी होती है। टाइफा का जो पौधा होता है उसके पुष्प की वर्तिकाग्र कैसी होती है? ब्रुश के क्या होती है? समान होती है। किसके समान होती है? ब्रुश के क्या होती है? समान होती है। इज इट क्लियर? देखिए आपसे पूछा जाता है कि घास के अंदर, घास के परागण या घास में जो वायु परागण होता है उसके अंदर कौन से प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है? तो आप कहेंगे कि घास के पुष्प के अंदर जो वर्तिकाग्र होता है उसमें रोमिल, वर्तिकाग्र रोमिल या कौन से प्रकार का होता है? पक्षांगी प्रकार का होता है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, और हम जो बात करेंगे वो केवल हमारा एक प्रकार रह गया है, जल परागण, ठीक है। तो जल परागण के बारे में जो अध्ययन करेंगे हम वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।